हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम इससे पहले जो हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की संक्षिप्त रूपरेखा एक दृष्टि में, ठीक है, इसको अपन ने एक टेबल के रूप में स्टडी की थी, ठीक है। तो वो आज भी हम वही लेंगे जो बाकी रह गई है टेबल, उस टेबल को आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी भारतीय संविधान को एक टेबल के रूप में हम स्टडी करेंगे। उसमें भाग है, विषय सामग्री है, और कौन सा पार्ट कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो उसी के बारे में हम स्टडी आज कंटिन्यू आगे करेंगे। आप लोग वही वापस टेबल बना लीजिए जिसके 3 पार्ट है टेबल में। 1, 2 और ये 3 पार्ट हो गए, ठीक है। इसमें सबसे पहले भाग आ जाएगा, फिर विषय सामग्री और फिर अनुच्छेद। यानी जो विषय सामग्री है वो कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है उसके बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाग 14A, भाग 14A, ठीक है। इसमें जो विषय सामग्री है वो है अधिकरण। अब ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 323A से 333B, 323A से 333B, ठीक है। ये जो भाग 14A है इसमें जो विषय सामग्री है अधिकरण, ये जो अनुच्छेद आता है 323A से 323B अनुच्छेद के अंदर ये आता है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद करना है इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाग 15, ठीक है। भाग 15 के अंदर है निर्वाचन। ये कौन से अनुच्छेद में आता है निर्वाचन? 324 से 329A, 324 से 329A अनुच्छेद के अंदर ये आता है, ठीक है। भाग 15 में है निर्वाचन। ये 324 से 329A अनुच्छेद के अंदर आता है। निर्वाचन क्या है? यह विषय सामग्री है। कौन से अनुच्छेद में आता है? 324 से 329A के अंदर, ठीक है। फिर है भाग 16। भाग 16 में है आपके अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीय वर्गों से, और आंग्ल भारतीय वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 330 से 342, 330 से 342। देखिए, भाग 16 में है आपकी जो विषय सामग्री है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीय वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। यह आता है 330 से 342 अनुच्छेद के अंदर, ठीक है। अब है आपका भाग 17, ठीक है। भाग 17 में है आपके राजभाषा। यह आपकी विषय सामग्री है, ठीक है। यह आता है 343 से 351, 343 से 351 अनुच्छेद के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? भाग 17 के अंदर है आपके राजभाषा विषय सामग्री। यह आता है 343 से 351 अनुच्छेद के अंदर आता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में ही अलग अलग अध्याय हैं, अलग अलग अध्याय की स्टडी अपन करेंगे भाग 17 में, ठीक है। तो इसमें अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, इसमें है संघ भाषा। संघ भाषा ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 343 से 344, 343 से 344 अनुच्छेद के अंदर आता है, ठीक है। फिर अध्याय 2, अध्याय 2 में है क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 345 से 347, 345 से
347 तक। ठीक है, फिर अध्याय 3, अध्याय 3 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हमारा, सर्वोच्च न्यायालय। फिर है उच्च न्यायालय, और अन्य न्यायालयों की, और अन्य न्यायालयों की भाषा। न्यायालयों की भाषा। ठीक है, ये अध्याय 3। ये आता है 348 से 349, 348 से 349 अनुच्छेद के अंदर आता है। ठीक है, फिर है अध्याय 4। अध्याय 4 में है विशेष निर्देशक सिद्धांत। विशेष निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 350 से 351। क्लियर? देखिए, भाग 17 में अलग अलग अध्याय है, अलग अलग अध्याय यानी वो विषय सामग्री आपकी, और वो कौन से अनुच्छेद में आता है उसकी स्टडी अपन कर रहे हैं। तो भाग 7 में जो आपका अध्याय फर्स्ट है उसमें है संघ भाषा। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 363 से 344 के बीच में। ठीक है, फिर अध्याय 2 है क्षेत्रीय भाषा। यह आपका आता है अनुच्छेद 345 से 347 के बीच में। फिर अध्याय 3 है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की भाषा। ये आता है आपका अनुच्छेद 348 से 349 के बीच में। ठीक है, फिर अध्याय 4 में है आपका विशेष निर्देशक सिद्धांत। यह आता है अनुच्छेद 350 से 351 के बीच में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आगे है आपका भाग 18। ठीक है, इसमें क्या विशेष सामग्री है? आपका आपात उपबंध। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक ये आता है। ठीक है, इसके बीच में ये विशेष सामग्री आपके आता है। ठीक है, भाग 18 क्लियर, समझ में आ गया आपको? फिर आपका नेक्स्ट आगे भाग 19। भाग 19 में है आपका प्रकीर्णन। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 361 से 367। ठीक है, क्लियर? फिर है आपका भाग 20। भाग 20 में है संविधान संशोधन। ये आपकी विशेष सामग्री है। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? 368। ठीक है, क्लियर? फिर है भाग 21। भाग 21 में है आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, ये आता है आपका 369 से 392 अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, भाग 21 में क्या है आपके? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये आपके आता है अनुच्छेद 369 से 392। यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो विशेष सामग्री है, और कौन से अनुच्छेद से रिलेटेड है, कौन से अनुच्छेद से वो संबंधित है, वो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाग 22। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम। प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निशन। ठीक है, यह है भाग 22 में। यह आता है आपके 393 से 395 अनुच्छेद में। ठीक है, क्लियर? देखिए, भाग 22 में है आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ व निरसन। ये आपकी विशेष सामग्री है, और ये अनुच्छेद आता है 393 से 395 अनुच्छेद के बीच। ठीक है, या तो देखिए ये टेबल आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। टोटल 395 अनुच्छेद की स्टडी अपन ने की है। ठीक है, 395 जो अनुच्छेद है वो किस भाग में आते हैं और उसकी विशेष सामग्री क्या है,
और वो किससे रिलेटेड है, इसकी स्टडी हमने यहाँ की है टोटल। तो इसको एक टेबल के रूप में हमने स्टडी की है और ये टेबल यहाँ आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आगे अगला टॉपिक लेते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बिल्कुल न्यू टॉपिक है, उसकी स्टडी अपन करेंगे। वो है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना की स्टडी भी अपन पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, यानी बिंदुवार अपन इसकी स्टडी करेंगे। प्रस्तावना, इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जो भारतीय संविधान है अपना टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 6.5 करोड़ लगभग पैसे खर्च हुए हैं, उसकी प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, ठीक है। तो आपका नया टॉपिक है प्रस्तावना। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिम्बल। क्लियर? इसको अपन करेंगे पॉइंट्स वार स्टडी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपके, वो है प्रस्तावना उद्देशिका में, प्रस्तावना उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द एवं अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें कि आप लोग आईएएस प्री के हिसाब से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो प्री के हिसाब से अगर आप नोट्स बनाते हुए स्टडी करेंगे तो इससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो आपकी आईएएस प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपकी यहाँ हो रही है, इसलिए आप लोग पूरा फोकस करते हुए फिर यहाँ स्टडी करें। जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना ऑब्लिक उद्देशिका में समाजवादी, समाजवादी क्या मीनिंग है, पंथ निरपेक्ष का क्या मीनिंग होता है, अखंडता क्या है, वो आगे पर पढ़ेंगे। शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये जो 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये जो 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसके बाद ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, ठीक है। क्लियर? अब है आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, इसको आप लोग याद रखें। हालांकि वह संविधान का भाग है। संविधान का भाग है, इसमें संविधान के अन्य उपबंधों की भांति संविधान के अन्य उपबंधों की भांति ही संशोधन किया जा सकता है संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य
नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? जो आपका सेकंड पॉइंट है वो क्या है? भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी कोर्ट में इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो आपका संविधान लिख दिया गया है, जो संविधान में जो भी बातें आपकी बताई गई है, जो फिक्स है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता किसी भी न्यायालय में। ठीक है, हालांकि वह संविधान का भाग है, हालांकि वो संविधान का भाग है, इसमें संविधान के अन्य उपबंधों की बातें ही संशोधन किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है संविधान के अन्य उपबंधों की बात ही, परंतु ये न्याय योग्य नहीं है। संशोधन करना भी न्याय योग्य नहीं है, किसी भी न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, संशोधन करना भी न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग पॉइंट है, इस पॉइंट में अलग अलग पॉइंट है, इसको अपन पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, उसको ए नाम दे देते हैं, वो है बेरूबरी यूनियनवाद। बेरूबरी यूनियनवाद, ठीक है, ये आपका पॉइंट है इसमें 1960। इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, संविधान के किसी अन्य प्रावधान की, संविधान के किसी अन्य प्रावधान की अस्पष्टता की स्थिति में, अस्पष्टता की स्थिति में उसे स्पष्ट करने के लिए, उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर? देखिए, जो सेकंड पॉइंट है उसमें भी अलग पॉइंट है आपका, पॉइंट टू पॉइंट है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है आपका, ए नाम दिया उसे, बेरोबरी यूनियनवाद 1960, यानी बेरोबरी यूनियनवाद 1960 क्या है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, 1960 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और इसमें क्या बताया गया है वो स्टडी हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें क्या किया गया है? प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। जो प्रस्तावना हमने स्टडी की है इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। हाँ, संविधान के किसी अन्य प्रावधान की अस्पष्टता को, यानी संविधान के अन्य किसी प्रावधान की अस्पष्टता की स्थिति में उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। यानी कोई बात अस्पष्ट है, यानी क्लियर नहीं हो रही है, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना की हेल्प अपन ले सकते हैं। इसमें ये बताया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका इसमें, वो है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है। संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, किंतु उसके बुनियादी ढांचे में नहीं, किंतु उसके
बुनियादी ढांचे में नहीं। ठीक है, क्लियर। देखिए जो सेकंड पॉइंट है आपका वो क्या है, केशवानंद भारतीवाद 1973, यानी केशवानंद भारतीवाद 1973 उसका सब्जेक्ट का नाम है ये। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, यानी पहले वाले भाग में ये बताया गया प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें बताया गया है प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार भी है। संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन उसके बुनियादी ढांचे में नहीं। बुनियादी ढांचे में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसकी प्रस्तावना में आप संशोधन करने का आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो पॉइंट है इसको सी नाम दिया है, वो क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा गया कि प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है। प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। क्लियर। देखिए इस थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये इस पॉइंट का नाम है, टाइटल है इसका। इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यानी प्रस्तावना जो टोटल सिद्धांत है उन सिद्धांतों का निचोड़ है, यानी उनका कंक्लूजन है जिस पर सरकार को कार्य करना है। ठीक है, क्लियर। ये आपके 3 पॉइंट है इसमें सेकंड पॉइंट में। अब पॉइंट नंबर थर्ड में क्या बताया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये आपका पॉइंट नंबर थर्ड है, इसमें भी अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है इसको पॉइंट ए नाम दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है, समाजवादी शब्द का अर्थ समाजवादी शब्द का अर्थ राज्य समाजवाद अर्थात राज्य समाजवाद अर्थात सभी उत्पादन एवं वितरण के सभी उत्पादन में वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय, जो एक शब्द आया बीच में, पंथ निरपेक्ष का क्या अभिप्राय, पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय सरकार द्वारा सभी धर्मों का सरकार द्वारा
सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं सम्मान करना है। क्लियर? देखिए, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट थर्ड में फर्स्ट पॉइंट है समाजवादी शब्द का अर्थ। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? राज्य समाजवाद, अर्थात सभी उत्पादन व वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, यानी सभी उत्पादन व वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो रखा है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण यानी उसको नेशनल लेवल पर प्रसारित नहीं किया गया है। ठीक है, फिर एक वर्ड आया इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है कि इसका सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं सम्मान करना है, यानी सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण करना है और उसका सम्मान भी करना है। ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, 2 पॉइंट और है इसके आगे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर बी, यानी दूसरा पॉइंट है। इसमें क्या कहा गया है? गणराज्य से तात्पर्य है कि गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत, न कि वंशानुगत। ठीक है, देखिए जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है? गणराज्य। गणराज्य का क्या मीनिंग है यहाँ? कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे भारत का प्रधानमंत्री कोई बन गया, अब नेक्स्ट ये जरूरी नहीं है कि उसके बाद प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति बन सकता है। ये इस लाइन का ये मीनिंग यहाँ होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट सी, प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य। प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य, ठीक है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से, भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। क्लियर? और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। देखिए जो आपका सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसमें क्या बताया गया है? प्रभुत्व संपन्न एक वर्ड आया है, उसका क्या मीनिंग होता है? प्रभुत्व संपन्न का अर्थ यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से, यानी आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, यानी किसी भी विदेशी सत्ता, किसी भी विदेशी शासन का भारत गुलाम नहीं है। और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। प्रभुत्व संपन्नता ये भारत की जनता में निहित है, यानी ये गुण भारत की जनता में है कि वो किसी का गुलाम नहीं है। क्लियर? आज के लिए इतना है।